एक गांव में कौशल्या नाम की एक बहुत गरीब औरत रहती थी। कौशल्या की एक छोटी बेटी थी जिसका पेट पालने के लिए वो दूसरों के घरों में काम करने जाया करती थी। वो अपनी बेटी मनी को घर पर ही छोड़कर जाया करती थी। वो पूरा दिन घर के बाहर ही मिट्टी में खेलती रहती थी। एक दिन मनी को बुखार आ गया। जब कौशल्या काम पर जाने के लिए निकल रही थी तब वो मनी को प्यार करने के लिए उसके पास जाती है। वो देखती है कि मनी का बदन जल रहा है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? लेकिन काम पर तो जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें दवाई देकर काम पर चली जाती हूँ। माँ, मुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है, आज आप मत जाओ ना। मनी की बात सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहती है, ठीक है बेटी, मैं एक बार कॉल करके मालकिन से पूछ लेती हूँ। कौशल्या मालकिन को फोन करती है। मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, तुम्हें तो बस छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कौशल्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको काम नहीं करना है तो तुम मना कर दो, लेकिन रोज रोज के ड्रामे मत किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पर आ जाओ, और अगर नहीं करना है तो भी आ जाओ, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मैं अभी आ रही हूँ। कौशल्या अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसे दवाई खिलाकर बुखार में तपता हुआ छोड़कर चली जाती है। कौशल्या जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी मालकिन उससे कहती है, क्या सच में तेरी बेटी की तबीयत खराब है या तेरा छुट्टी करने का मन था? मालकिन, कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का झूठ नहीं बोलेगी, आप आज मुझे जल्दी छुट्टी दे देना। नहीं नहीं कौशल्या, आज तुझे किसी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी बेटी कृतिका को जुकाम है। आज मैं उसका ध्यान रखूंगी और तुमको खाना बनाना होगा। मालकिन, आज मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ तो आ गई हूँ, लेकिन ना जाने मेरी बेटी की क्या हालत हो रही होगी। बस बस ठीक है, अब रोना बंद करो और बर्तन धोना शुरू करो। कौशल्या आंखों में आंसू, मन में उदासी और चेहरे पर चिंता लेकर काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मालकिन अपनी बेटी को गोद में लेकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। इसी तरह 18 साल बीत जाते हैं। मनी और कृतिका दोनों बड़ी हो जाती हैं। अब मनी की माँ जब लोगों के घरों में काम करने जाती तो मनी को बहुत बुरा लगता था, इसलिए मनी पढ़ाई के साथ साथ एक क्लब रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगी। एक दिन कौशल्या की मालकिन की बेटी कृतिका अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आई और उसने मनी को पहचान लिया। शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी मैडम, मैं यही काम करती हूँ, आपने मुझे यही देखा होगा। बस कर यार, इतनी भी फॉर्मेलिटीज मत कर, मैंने तुझे पहचान लिया है। जी, कैसे? अरे तो मेरी काम वाली की बेटी ही तो है, जिनको बरसों से हमने नौकरी दी हुई है। वैसे तेरी माँ बहुत मेहनती है, सारा काम बहुत अच्छे से करती है। बर्तन, कपड़े और फर्श ऐसे चमकाती है जैसे कि आईना चमकता हो। चल कोई नहीं, अब तो वेटर बन गई है, लेकिन हाँ, अगर तुझे कोई काम चाहिए होगा तो मुझसे कहना, मैं तेरी पूरी मदद करूँगी। आखिर तो मेरी नौकरानी की बेटी जो है। कृतिका अपने सभी दोस्तों के सामने मनी का बहुत मजाक बनाती है, लेकिन मनी खामोश रहती है और मन ही मन सोचती है, आखिर कृतिका ने गलत क्या बोला, सही ही तो बोला है। नौकरानी की बेटी को कोई भी नौकरानी की बेटी ही तो कहेगा। मनी ऐसे ही अपनी जॉब और स्टडी करती रहती है। दूसरी तरफ कृतिका रोज रोज पार्टी करती है, ड्रिंक करती है और पढ़ती नहीं है। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बैठाया और बातें करने लगी। कौशल्या भी वही काम कर रही थी। बेटी कृतिका, ऐसे कब तक चलेगा? तुम क्यों अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं देती हो? ओह मम्मा, आप फिर से शुरू हो गई। मैं अपनी स्टडी कर तो रही हूँ। ऐसे कैसे स्टडी? तुम्हारे अंदर सारे गंदे गुण आ गए हैं। मम्मा,
यू नो ना, हम रिच लोग हैं और ये सब तो अमीर लोगों के शौक होते हैं। आप इनको गंदा मत कहो प्लीज। कृतिका, भूलो मत, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे इतनी तमीज से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं और किसी से तो इतनी तमीज से बात नहीं करती। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना बिजनेस करूँगी, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए। वो देख हमारी काम वाली की बेटी को, खुद काम करती है और पढ़ती भी है और अपनी माँ का भी कितना ख्याल रखती है। ओ मम्मा, इतना तो आपको पता होना चाहिए, मैं किसी काम वाले की बेटी नहीं हूँ। अब ज्यादा देर मत करो और मुझे पैसे दे दो। कृतिका अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे ले ही लेती है और दूसरी तरफ मनी और कड़ी मेहनत करने लगी। नतीजा ये निकला कि मनी ने अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया। मनी ने अपना एक अच्छा घर भी बनवा लिया और माँ के लिए घर में नौकर रख लिए और दूसरी तरफ कृतिका ने कोई बिजनेस नहीं खोला। कृतिका, तू तो बिजनेस खोलने वाली थी ना, कहाँ है तेरा बिजनेस? मुझे तूने आज तक कुछ भी नहीं दिखाया। माँ, मुझे और पैसों की जरूरत है। मैं तुझे पहले से ही 50 लाख रुपए दे चुकी हूँ। माँ, बहुत जरूरी है, बैंक से लोन ले लो, नहीं तो पहले के इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी खराब हो जाएंगे। एक काम करते हैं, अपने घर पर लोन ले लेते हैं। कृतिका की माँ उसकी बातों में आ जाती है और घर पर लोन ले लेती है और सारे पैसे कृतिका को दे देती है। कुछ दिन बाद कृतिका की माँ को पता चलता है कि कृतिका तो जुआ खेलती है, उसने सब कुछ जुए में बर्बाद कर दिया। और दूसरी तरफ मनी की अपनी एक कंपनी है जो कि बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। कृतिका की माँ को ये सब देखकर पुराने दिन याद करके बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एक दिन कौशल्या अपनी बेटी मनी के साथ अपनी मालकिन के घर आती है। मालकिन, मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ। मेरी बेटी ने तो मेरे दिन बदल दिए। लेकिन मालकिन, मेरा तो ये कहना है कि भगवान कभी किसी को घमंड ना कराए, क्योंकि दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कौशल्या इतना कहकर अपनी बेटी के साथ कार में वापस चली जाती है और कृतिका और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक जाती है। बहुत समय पहले की बात है, आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, भाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है, इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूँगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी?
आरोही बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है, पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता, जैसे शहर में टोटी लगी होती है। हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है। और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनहूस नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है।
अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई, और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी, और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है, और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया। जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है। जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया? जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगी ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ।
ऐसा कहकर आरोही जादुई चांदी के मटके को उठाती है और जादुई चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादुई सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादुई सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादुई चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादुई सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादुई सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादुई सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादुई सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।